हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट परिवर्त ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम 2021 के और 22 के साइंस के कुछ पेपर का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे दिसंबर 2019 के पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तब भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह पाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? आपको देखना है एक्स और वाई क्या है। एक्स के हमारे शरीर में उपस्थित है और किस में हेल्प कर रहा है? ये भोजन के पाचन में। भोजन के पाचन में हेल्प अम्ल करेगा। और कौन सा अम्ल होता है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो एक्स की जगह HCl आ गया हमारा। और अगर ये अधिक मात्रा में स्रावित होगा, अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होगी, अम्ल एसिड, तभी तो हम बोलते हैं एसिडिटी होगी, यानी अम्ल ज्यादा हो गया। अब इसको कम करने के लिए हमें इस निष्क्रिय करने के लिए इसका क्षार यानी इसका अपोजिट लेना पड़ेगा। ये स्ट्रोंग अम्ल है तो स्ट्रोंग बेस लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अम्ल को ज्यादा हो गया, उसको निष्क्रिय करने के लिए हमें क्षार की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। एक्स HCl हो गया, वाई हो गया MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन देखिए, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, वाई सोडियम नहीं, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वाई है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा 61 में हमारा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, वो मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। नुकसान किस प्रकार पहुंचाते हैं कि इनसे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, डिजीज होती है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, नुकसान पहुंचाने वाला। लाभदायक कैसे होगी? अगर हम दूध को दही बनाते हैं तो हम उसमें किसका प्रयोग होगा? बैक्टीरिया का। दूध को दही कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा, तो मनुष्य के लिए लाभदायक हो गया। इसी प्रकार गन्ने का जो रस है उसके से जो एल्कोहल शुगर जो बनाई जाती है, वो कैसे बनाएगी? इस प्रक्रिया को किण्वन बोलेंगे और बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाएगी। इसमें भी लाभदायक हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है N2 है, उसको पौधे सीधा नहीं ले सकते, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ग्रहण करेंगे। अब ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में कौन बदलेगा? बैक्टीरिया बदलेगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया हो गया, गन्ने के रस में भी हो गया और दही बनने की प्रक्रिया में भी। और जो डबल रोटी का पकने में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया प्रयोग नहीं होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 62 में हमारा। 63 क्या दे दिया? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है वो आपको देखना है। यानी तीन तो इसमें सेम है, एक ऑप्शन अलग है, वो ही देखना है हमें। वन अनुमूलन, वन अनुमूलन क्या होगा? वनों का जो कटाव हो रहा है उसको वन अनुमूलन बोलते हैं। ये जो वन अनुमूलन हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग रहे हैं, नगरों का निर्माण हो रहा है और भी बहुत से काम किए जा रहे हैं। तो उसके लिए जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड चाहिए के लिए क्या? जंगलों का कटाव होगा, जो पेड़ है उनको काटा जा रहा है, तो वो क्या हमारा वन अनुमूलन है। इसी वन उन्मूलन का एक प्रभाव क्या है? मरुस्थलीकरण के रूप में देखा जा रहा है। मरुस्थलीकरण क्या है कि पेड़ है, पेड़ों ने जो जमीन है उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक गहराई तो यानी मिट्टी को उसने जकड़ रखा है, इधर उधर नहीं जाने दे रहा है। पर जैसे ही पेड़ कटा तो ये मिट्टी क्या होगी? ढीली हो जाएगी। ढीली हो से हवा से, वायु वायु से और जल से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। तो ये वनोन्मूलन का ये एक प्रभाव है, नेगेटिव पॉइंट है। अब क्या है? अपर्दन। अपर्दन भी ऐसे होगा, यानी कटाव किसी प्रकार का। अपर्दन क्या होगा कि वायु से, जल से जो पर्वतों का कटाव हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है और वो अन्य स्थान पे जाके डिपॉजिट किया जा रहा है,
ये भी एक क्या हो गया, एक प्रकार की से नेगेटिव हो गया। वनन मूलन मरुस्थलीकरण अपर्दन लगभग सेम है, यानी एक प्रकार की हो गई। अब 4 पे क्या दे दिया हमारा, संरक्षण दे दिया। संरक्षण हो गया किसी प्रकार का किसी को रक्षण करना, संरक्षित करना। तो ये क्या है, अलग है। अलग की पहचान करनी, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 63 में हमारा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको देखना है। पहला, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बात सही है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, यानी जो हम लेते हैं अभिक्रिया करवाने से पहले जो अभिकर्मक है हमारे पास में, और अभिक्रिया करवाने के बाद जो प्रोडक्ट उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, वो भिन्न होंगे एक दूसरे से। वो भिन्न होंगे, एक से दो भी बन सकते हैं, दो से एक भी बन सकता है। तो वो है हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ का जो गुण है वो सेम रहेगा, उसकी अवस्था बदल सकती है, उसका रूप रंग आकार बदल सकता है, पर उसका गुण चेंज नहीं होगा, गुण सेम रहेगा, वो है भौतिक परिवर्तन। तो पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, खाना खाते हैं उसका पाचन हो जाएगा, वो अलग अलग पार्ट में जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम ले लेंगे और बाकी को अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश में CO2 को ग्रहण किया जाता है और O2 को बाहर निकाला जाता है, खाना बनाने के जो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। श्वसन भी एक रासायनिक है, क्यों, क्योंकि O2 को तो हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पर CO2 को निकाल रहे हैं। O2 को तो नहीं निकाले, CO2 को निकाले हैं, यानी बदलाव आ गया। तो बदलाव आते क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब 4 पे क्या दे दिया, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक ना हो गया, एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण बड़े पार्ट का छोटे पार्ट में टूट जाना, क्रिस्टल हो जाना उसका, तो वो है क्रिस्टलीकरण। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। गलत की पहचान करनी, तो इसमें दे दिया रासायनिक और है ये भौतिक, तो ये इसमें सही हो जाएगा। 64 में 4 नंबर ऑप्शन हमारा। अब 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। अब हमें देखना है कि कणों के साइज आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। तो पहले ऑप्शन में चट्टान दे दिया, तो ये नहीं होगा, चट्टान तो बड़ा रूप हो गया, तो ये तो कट। चट्टान एक 4 पे भी दिया है, तो ये भी कट। अब बचा 2 और 3 हमारा। रो में क्या दिया, पहले क्ले दिया, तो क्ले आपने देखा बच्चों को खेलते भी देखा है, तो उसके जो कण है बिल्कुल महीन होते हैं, हम उनको नहीं अलग अलग नहीं कर पाते, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। तो और फिर आती है स्लिट यानी गाद, तो उसके कण ठीक है, मृतिका यानी जो क्ले है उसके तो बिल्कुल ही चिपे रहते हैं, पर गाद के ऐसा है कि हम उनको ऐसे तो नहीं देख सकते कि उसके कण दिखाई दे रहे हैं हमें, पर सूक्ष्मदर्शी यानी किसी यंत्र के माध्यम से हम उनके कणों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद रेत या बालू आती है, तो वो तो आपको पता है उसके कण तो दिख जाते हैं। बजरी और चट्टान भी आप देख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 65 में हमारा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली मत्स्य में क्लोम या गिल का कार्य होता है, यानी जो मछली में जो गिल पाए जाते हैं उनका कार्य बताना है। तो क्या कार्य रहता है इनका, मछली के जो क्लोम जो गिल है वो श्वसन में हेल्प करते हैं, और किस प्रकार का, कि मछली पानी के अंदर एक जलीय जीव है हमारा, तो जलीय जीव है तो वो वायु से तो ऑक्सीजन नहीं ले सकता, वायुमंडल से, वो जल के अंदर ही लेगा, यानी जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका अवशोषण करेगा क्लोमियो जो गिल है, ऑक्सीजन ले लेगा, वो अवशोषित कर लेगा और मछली उससे सांस ले पाएगी, यानी श्वसन में उसकी हेल्प करेगा ये क्लोमियो जो गिल है। तो वायु से ऑक्सीजन नहीं, जल में उपस्थित पोषक तत्व नहीं, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करता है, तो ये कथन इसमें सही हो जाएगा। 66 में थर्ड ऑप्शन हमारा। अब क्या है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि संयोजक तार नहीं है, यानी जो जोड़ने वाला तार है, संयोजक क्या होगा, जोड़ने वाला, वो तार हमारे पास में नहीं है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए, और परिपथ हमें पूरा करना है, तो उसके लिए हमें क्या उपयोग करें कि वो परिपथ हमारा पूरा हो जाए। एक बात इसमें आप देखिए कि जो संयोजक तार है वो परिपथ को पूरा करता है, पूरा करता है मतलब उसमें से धारा प्रवाह हो सकती है, तो संयोजक तार विद्युत का चालक होगा। ठीक है,
तो हमें कोई चालक धातु ही प्रयोग करनी पड़ेगी, तभी परिपथ पूरा होगा। कुचालक तो इसमें नहीं कर सकते। तो ऑप्शन दिए गए उनमें से आप चालक को और कुचालक को देख लीजिए। कुचालक नहीं आएगा, चालक आएगा इसमें हमारा। तो पहले कागज की पट्टिका, तो कागज तो विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ की पट्टी, लकड़ी, ये सब क्या विद्युत के कुचालक है, प्लास्टिक। ठीक है। पर जो ब्लेड दी है, ब्लेड एक धातु है, तो धातु विद्युत की क्या होगी, चालक होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 67 में। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। मंजुला कोई लड़की है, वो समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रही है। उसकी दर्पण से जो दूरी दी हुई है वो 5 मीटर की दी हुई है, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 5 मीटर पे, क्योंकि समतल दर्पण की जो क्वालिटी है कि जितनी दूरी पे हम बिंब रखेंगे उतनी ही दूरी पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, आकार में सेम होगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और जितनी दूरी पे बिंब रखा गया उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्व होगा, पार्श्व होगा मतलब इसका दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, और सीधा बन रहा है, क्योंकि ऊपर ही ये था, ऊपर ही बन रहा है। अगर उल्टा होता तो नीचे बनता, हमारा सीधा बनता है। ये समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण होते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब इस प्रकार का होगा। हमारा 5 मीटर पे खड़ी है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, यानी 5 में से 1 चलेगी तो 4 पे आ गई। अब कहाँ आ गई, अब वो 4 पे पहुंच गई। तो क्या है, अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी क्या आ जाएगा, यहाँ से दर्पण से 4 पे आ जाएगा। तो 4 और 4 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 8 मीटर आ जाएगी। वही हमसे पूछी है, तो 8 दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो 68 में थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, यानी 3 सेकंड में 30 दोलन वो करता है। तो 1 सेकंड में क्या, 3 सेकंड में कर रहा है वो 30 दोलन। ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना कर देगा, 30/3 कर देंगे हम। 30/3 करते ही कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो 1 सेकंड में जो दोलनों की संख्या होती है उसको ही आवर्ती बोलते हैं, तो 10 हर्ट्ज उसकी आवर्ती होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब उसका आवर्त काल क्या रहेगा, आवर्त काल होता है 1 बाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली है, 10 निकाले, तो 1/10 आ जाएगा। आवर्तकाल कितना हो गया, 0.1 सेकेंड उसका आवर्तकाल आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है, उसका आवर्तकाल 10 सेकेंड नहीं, उसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड था, आवर्ती 10 हर्ट्ज है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड 69 का हमारा। अब है 70 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, गलत कथन की पहचान करनी है। पहला, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन गलत है, और इस ऑप्शन के हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से सही है। गलत की पहचान करने, क्योंकि बॉल बेयरिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मशीनों में जो घर्षण हो रहा है उसके जो पार्टों के बीच में उसके घर्षण में कमी करने के लिए करते हैं, न कि वृद्धि के लिए। तो इस वजह से ये कथन गलत है। दूसरा, पृथ्वी के संपर्क में, यानी पृथ्वी की सतह, उस पे कोई वस्तु रखी है, उसके बीच के जो घर्षण है वो उसको समाप्त नहीं कर सकते। हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, पर समाप्त नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, तो लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये बात भी ठीक है। लोटनी घर्षण यानी कोई सतह है, इस पे कोई सर्कल यानी जो रिंग होती है या राउंड शेप में जो वस्तु होगी वो जो गति करेगी, उनके बीच में, दोनों सतह के बीच में जो घर्षण होगा वो है हमारा लोटनी घर्षण। तो लोटनी घर्षण कम रहता है, तभी तो गाड़ियों के पहिए होते हैं वो राउंड यानी सर्कल में बनाया जाता है, ताकि घर्षण कम से कम हो और चलने में आसानी रहे। सर्पी घर्षण से कम होता है, सही बात है। 4 पे क्या है, किसी तरल में गति करती किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो ये कथन भी ठीक है, तो गलत है पहला ही ऑप्शन। तो 70 में फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। पहला, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। दूसरा, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तीसरा, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो 3 दी हमें, कॉपर दी है,
Fe दी है और Zn दी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इनका जो क्रिया करना है, यानी जिसकी क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी उसका क्या है, वो विस्थापित कर पाएगा। ठीक है, इसमें Zn है और Fe है और कॉपर है। इसमें Zn की जो क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक है, फिर Fe की आएगी, फिर कॉपर की आएगी। यानी अगर हम सोल्यूशन कोई लेते हैं कि कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, CuSO4 ले लिया, अब इसकी अभिक्रिया कराई हमने Zn के साथ में और Fe के साथ में, यानी दोनों के साथ में कराते हैं, तो ये दोनों ही कॉपर को विस्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की क्रियाशीलता, Zn और Fe की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, पर कॉपर इन दोनों को विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखिए, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता अधिक है। दूसरा है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो ये कथन सही है, जिंक कर सकता है कॉपर, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता अधिक है। अब है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर क्या होता कि आयरन को कॉपर सल्फेट से कॉपर की कर सकता है, पर कॉपर आयरन को नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो इसमें बी ही राइट है ओनली। तो ये दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में केवल बी, ये 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 71 में हमारा। अब है 72 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, डॉप्लर थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि जो डॉप्लर थर्मामीटर है उसका उपयोग बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हम करते हैं, और इसकी जो प्रेशर रहती है वो 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रहती है हमारी। ठीक है, होगी बात, तो ये कथन गलत। दूसरा है, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का प्रतिशत 30 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो क्या इससे ज्यादा कमरे का ताप या कम नहीं हो सकता? हो सकता है, तो इसका परिसर ये नहीं आएगा, ये कथन भी गलत है हमारा। 3 पे है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये किसका होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का होता है, न कि प्रयोगशाला, क्योंकि प्रयोगशाला में इससे नीचे वाले दरों भी है, इससे ऊपर वाले भी दरों है। कवचनाक, गलनांक कैसे मापेंगे अगर इतना ही परिसर होगा हमारा? नहीं माप पाएंगे ना, तो ये कथन भी हमारा गलत है। परिसर क्या होगी? लिमिट उसकी, परिसर क्या आएगी कि उसकी लिमिट रेंज इतनी है कि इतने ही डिग्री तक वो ताप को माप सके, 35 से 42 तक। अब है 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर होगा उसका टेम्परेचर, यानी उससे तो हम अधिक या कम दोनों माप पाएंगे, पर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर ही तो मापना है उससे हमें, उसकी लिमिट होती है वो 35 से 42, रेंज क्या रहती है? 35 से 42, उसकी कम होगी, प्रयोगशाला वाले की ज्यादा आएगी, यही कथन क्या है इसमें राइट है, तो 72 में 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा हमारा। अब है 73 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, गलत कथन की पहचान करनी है हमें। अब है, केरोसिन का कैलोरी मान, यानी जो ऊष्मीय मान है, इनको जलाने पे जो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त होती है, वो देखना है हमें। तो केरोसिन का जो कैलोरी मान, ऊष्मीय मान है, कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, तो ये कथन सही है, क्योंकि जो केरोसिन का जो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनका जो ऊष्मीय मान रहता है वो 45,000 किलो जूल पर केजी के आसपास रहता है लगभग। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट है उसमें मान की। ठीक है, पर जो कोयले का उसमें मान रहता है वो कितना रहता है? 25 से 33,000 के आसपास में रहता है, तो कम हो गया, तो कथन सही है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, कोयले का इतना किया हमने 25 से 33, और लकड़ी का जो उसमें मान रहता है वो कितना रहता है? 17 से लेके कितना रहता है? 22,000 के आसपास रहता है, तो कम हो गया, लकड़ी का कोयले का ज्यादा हो गया, तो ये कथन भी ठीक है। 3 पे है, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, तो एलपीजी का जो कैलोरी मान है वो 55,000 के आसपास है, लगभग कितना? 55,000, और बायोगैस का जो उसमें मान है वो होता है
35 से लेके 40,000 के आसपास। ठीक है, लगभग कितना है, 35 से 40,000। ठीक है, तो बायोगैस का कम है, एलपीजी का ज्यादा है, पर दे दिया इसमें उल्टा, तो यही कथन क्या है इसमें गलत है। गलत की पहचान करनी है, 4 पे क्या दिया, सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। डीजल का कितना किया था हमने, डीजल का किया था 45 के आसपास, 45,000। ठीक है, और सीएनजी का जो रहता है वो रहता है 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो सीएनजी का अधिक हो गया डीजल से, तो ये कथन भी ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है वही इसमें गलत है, कि बायोगैस का एलपीजी से कम होता है, नहीं कि अधिक। 73 में थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस हमें निकालनी है। टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, पर जो टाइम दिया वो मिनट में दे दिया, स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में। तो जो टाइम दिया है उसको भी हम आवर में चेंज कर लेंगे, तो ये 12/60 हो जाएगा, ये 18 बाई हमारा 60 हो जाएगा आवर। ठीक है, अब क्या है, अब हमें निकालनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दी है हमें 50 पहले की, टाइम दिया है 12/60। ठीक है, इससे ये कैंसिल, और 6 2 जा 12 हो गया, तो 10 किलोमीटर आ जाएगी पहली डिस्टेंस तो हमारी। ठीक है, दूसरी क्या दी हुई है, स्पीड 40 दी हुई है, टाइम कितना दिया हुआ है 18, टाइम कितना दिया हुआ है 18/60 हमारा। तो इस जीरो से ये जीरो, और 6 3 जा 18 हो गया, ये कितनी आ गई 12 किलोमीटर आ गई। पूछिए हमने कि उसने कितनी दूरी यानी कितनी डिस्टेंस तय की, वो देखनी है कुल टोटल। तो 10 इसमें आ गई, 12 इसमें आ गई, तो टोटल कितनी होगी 22 किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन ऐसा कौन सा है 22 वाला, सेकंड ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 22 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा 74 में सेकंड ऑप्शन हमारा। अब है 75 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पहला है, पृथ्वी की अपने एक्स पर गति आवर्ती, आवर्ती मानी यानी बार बार उसका रिपीट होना, वो आवर्ती गति है। तो पृथ्वी अपने एक्स पर बार बार वहीं तो घूम रही है, या अलग पथ पे नहीं, उसी पे घूमती है, आवर्ती गति है, ये सही है। प्रकाश की गति सरल रेखा है, सरल रेखा में गमन करता है प्रकाश। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड। ठीक है, अब थर्ड पे क्या है, सितार के जो तार होते हैं, यानी जो ये तार ऐसे लगे होते हैं, उनकी गति दोलन है, यानी एक बार इधर जाएंगे एक बार इधर जाएंगे। ठीक है, तो गति दोलन है, ये बात भी ठीक है। अब फोर क्या है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गति होती है। तो सभी आवर्तीय गति यानी जो पृथ्वी है वो ठीक है वर्तुल राउंड में घूम रही है, ठीक है। अब सभी जो आवर्ती गति है, जैसे ये पेंडुलम करता है, आवर्ती तो कर रहा है बार बार, पर क्या ये वर्तुल है, नहीं है। तो सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वर्ताकार गतियां होती है, तो ये कथन ही क्या है इसमें गलत है। तो 75 में 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज हमने कर लिया 15 क्वेश्चन आंसर साइंस के 2000 जो 19 वाला पेपर है उसके 15 बचे हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।